हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में 90 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आज आपको 90 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी में से आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पे लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग क्लास में जुड़ सके। तो क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। जो ये ब्लू कलर का है ये लिंक है, इसे आप लोग दबा के जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे चाहते हैं पीडीएफ और नोट्स लेना, तो पीडीएफ और नोट्स अगर आपको लेना है तो आज क्लास का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। यहां पे मात्र आपको 499 रुपया में पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन उसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं जिसे आप लोग मात्र 2 से 4 रुपए में जीरोक्स निकलवा सकते हैं, और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो आपका नोट्स बन जाएगा। तो इस स्टाइल में डिजाइन किया गया, तो आप लोग पीडीएफ और नोट्स जरूर ले लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि सेवा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र क्या है भाई? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तृतीय क्षेत्र में आता है बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सब हम आपको पढ़ाएं, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो आपको याद रखना है तृतीय क्षेत्र को हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है क्वेश्चन, देख लीजिए 2015 में, फिर 2015 के कंपार्टमेंट में, फिर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कृषि क्षेत्र बोला जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय सॉरी यहां पे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको याद रखना है औद्योगिक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। कृषि क्षेत्र बाबू किसे बोलते हैं? प्राथमिक को बोला जाता है। सेवा क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ। पहले जो था ना, बिहार और झारखंड एक में ही था, लेकिन क्या हुआ कि बिहार और झारखंड अलग हो गए और अलग अलग राज्य बन गया। एक बिहार बन गया, बिहार तो पहले से था, झारखंड एक नया राज्य बन गया। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड और बिहार का विभाजन, विभाजन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ, यानी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000। ये सब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए थे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ या उसका विभाजन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो नीति आयोग जानने से पहले जानिए कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है। तो नीति आयोग का क्या नाम है बाबू, पुराना नाम? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो नीति आयोग का बाबू पुराना नाम है योजना आयोग। सबसे पहले योजना आयोग का स्थापना हुआ, फिर क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना को याद रखना है 1 जनवरी 2015 में हुआ। और
नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग। अगर क्वेश्चन में आएगा कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित का मतलब क्या है? कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे आपको सरकारी चीज भी देखने को मिलेगा और जहां पे प्राइवेट चीज भी मिलेगा। जैसे अपने देश भारत की बात किया जाए तो एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, एक सरकारी स्कूल होता है तो एक प्राइवेट स्कूल होता है, एक सरकारी कंपनी होता है तो एक प्राइवेट कंपनी होता है। तो यहां पे प्राइवेट और सरकारी आपको दोनों देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आपको याद रखना है कि अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद रखना है। चीन में बाबू क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, यहां पे सारा चीज सरकारी है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहां पे सब चीज प्राइवेट है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अब जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, यानी जिस देश का लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा, तो वो देश कैसा होगा? वो जब ज्यादा पैसे कमाएगा तो ज्यादा देश के पास पैसा होगा। देखिए, जब लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे तो उस देश के पास ज्यादा पैसा होगा। वो पैसा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो देश के पास ज्यादा पैसा होगा। देश के पास जब ज्यादा पैसे होंगे तो अच्छा सड़क बनेगा, अच्छा स्कूल बनेगा, सारा चीज अच्छा अच्छा बनेगा, अच्छा एरोप्लेन मतलब रेलवे स्टेशन बनेगा, अच्छी अच्छी ट्रेनें चलेंगी, अच्छी अच्छी फ्लाइटें चलेंगी, स्कूल अच्छा होगा, ठीक है ना, हॉस्पिटल अच्छे होंगे। तो वो देश क्या कहलाता है बाबू? विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो तो वह देश विकसित कहलाएगा, या जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो तो वो अविकसित होगा। अब जहां के लोग बहुत कम पैसे कमाएंगे तो ना वहां का हॉस्पिटल सही होगा, ना वहां की सड़कें सही होंगी, वहां पे कुछ भी सही, सारा चीज टूटा फूटा मिलेगा। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो या प्रति व्यक्ति आय कम हो वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित कहलाएगा। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय अधिक हो वह क्या कहलाता है? विकसित। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसे आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। बीमारू राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है, बिहार जो है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश जो है ये बीमारू राज्य है, उड़ीसा जो है बीमारू राज्य है। इसे आप लोग लिख के याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये तीन राज्य जो है ना बीमारू राज्य। बीमारू राज्य का मतलब बाबू क्या हुआ? जैसे बोला जाता है ना, बीमारू आदमी वो कभी सही नहीं रहता, उसको कुछ ना कुछ होते रहता है। वैसे ही ये तीन राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये बीमारू राज्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हर चीज में पीछे रहने वाला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि कौन इसमें से बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य कौन है? बिहार है, नाम आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों बीमारू राज्य है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य बाबू कितने हैं? 3 हैं। इसे आप लोग याद रखना है। बीमारू राज्य कौन से हैं? तो बिहार है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, ये तीनों बाबू बीमारू राज्य हैं। नाम आपको याद रखना है। इनमें से सभी डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में पूछा था कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 गो बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है। इसमें क्या है बाबू? इसमें पूछ रहा है कौन बीमारू राज्य है। अब यहां पे पूछ रहा है कौन बीमारू राज्य। 3 गो राज्य है, कौन कौन? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों बीमारू राज्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? अब देखिए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा योजना बनाया गया, या योजना आयोग का नाम बदल के क्या किया कर दिया गया, कौन सा नया नाम रखा गया? तो ये बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है। और हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए थे कि योजना आयोग को भंग करके, यानी इसको हटा के फिर इसका नया नाम क्या रखा गया? तो योजना आयोग को भंग करके इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? पढ़ाए थे ना, राष्ट्रीय विकास परिषद आता है बोर्ड एग्जाम में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आप लोग डेट याद रखिएगा, 1952, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952। इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे। पिछड़ा राज्य का मतलब क्या हुआ? सब चीज में पीछे रहने वाला, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे, नौकरी में भी पीछे, जॉब में भी पीछे, कंपनी में भी पीछे, ठीक है ना, यानी सारा चीज में पीछे आपको याद रखना, उसे बोला जाता है पिछड़ा राज्य। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हम लोग पिछड़ा राज्य बोलते हैं? तो आपको याद रखना है बिहार। जो अपना बिहार है ये पिछड़ा राज्य है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार जो है ना बाबू, देखिए पिछड़ा राज्य एगो है, आप लोग याद रखिएगा। पिछड़ा राज्य यानी सब चीज में पीछे रहने वाला एगो राज्य है, वो बिहार है। लेकिन बीमारू राज्य कितना है? तो बीमारू राज्य 3 गो है, बिहार, मध्य प्रदेश और आपको याद रखना है उड़ीसा। ये 3 गो बीमारू राज्य है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन है? तो यहां पे इसमें देखिए कर्नाटक नहीं, बीमारू राज्य नहीं है। छत्तीसगढ़ ये भी बीमारू राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य बाबू इसमें कौन है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा। थोड़ा सा नाम आप लोग याद रखिएगा। बीमारू राज्य 3 गो है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसमें से 3 गो में से एक गो दिया है बिहार, तो बिहार पे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। और पीछे रहने वाला राज्य कौन सा है? एगो, वो केवल बिहार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ये भी हम आपको पढ़ाए थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सब चीज सरकारी होता है। कल कारखाना भी सरकारी, बस भी सरकारी, ट्रेन भी सरकारी, सारा चीज सरकारी। जब सरकारी सब चीज रहेगा तो किसको फायदा होगा? सरकार को फायदा होगा। फिर वो सरकार वो पैसे क्या करेगा? अपने पास रखेगा नहीं, लोगों के कल्याण के ऊपर खर्च करता है। यानी अच्छा सड़क बना देगा, अच्छा हॉस्पिटल बना देगा, अच्छा स्कूल बना देगा, अच्छा पार्क बना देगा, ठीक है ना। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में यानी जहां पे सब चीज सरकारी है, वहां पे सर्वाधिक बल किस पर दिए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा किस पर खर्च किया जाता है? तो आपको याद रखना है लोक कल्याण पे। किस पे खर्च किया जाता है? लोगों के कल्याण पे खर्च किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर देता है? तो लोक कल्याण, लोगों के कल्याण पे बल देता है। वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर मेरा कंपनी है तो सारा फायदा मेरा होगा और पैसा जो होगा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा सारा चीज खरीदूंगा, अच्छा मकान खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सारा चीज सरकारी रहेगा, सरकार को फायदा होगा, ठीक है, और वो पैसा फिर लोगों के ऊपर ही खर्च होगा। तो ये सबसे अच्छा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी हम आपको बताए थे बाबू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग बाबू आपको याद रखना है 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना हुआ। और पहले अध्यक्ष कौन है योजना आयोग के? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। तो 1950 से 51 में इसका स्थापना हुआ, 50 में, और 51 में पहली बार चुनाव हुआ। तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है बाबू, पढ़ाए थे तब भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के बाबू प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? अब इसमें से आपको बताना कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। तो भाई इसमें हरित क्रांति क्या है? तो ये खेतों के लिए किया गया था, मतलब ज्यादा उपज के लिए, मतलब खेती बाड़ी से ये संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खेती बाड़ी से, आपको याद नहीं है, संबंधित है। और खेती बाड़ी बाबू किस में आता है? प्राथमिक में आता है कि द्वितीय में आता है कि तृतीय में आता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हरित क्रांति बाबू खेती मतलब खेती बाड़ी से संबंधित है। और खेती बाड़ी बाबू किससे संबंधित होता है? प्राथमिक क्षेत्र से। हम आपको पढ़ाए थे ना, कृषि किस में आता है, किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, भाई बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार में क्या उद्योग प्रधान है? यहां पे बहुत सारे कल कारखाने हैं? नहीं, बिहार में कल कारखाना नहीं है। पशुपालन प्रधान है? नहीं, ये भी नहीं है।
खनिज है जैसे सोना चांदी कोयला, ये भी नहीं है। बिहार में क्या है बाबू, तो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी है। बिहार में लगभग 80% लोग, यानी 100 में से 80 लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये आपको याद रहना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि बिहार राज्य है, तो बिहार कैसा राज्य है, तो आपको याद रहना है बिहार जो है ये कृषि प्रधान राज्य है, यहां पे खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी, यानी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी है, मिश्रित है कि समाजवादी है। पूंजीवादी में सब चीज प्राइवेट, लेकिन यहां पे तो सरकारी है। समाजवादी में क्या होता है, सब चीज सरकारी, लेकिन भारत में प्राइवेट भी तो चीजें हैं। यहां पे क्या है बाबू, आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। यहां पे आपको प्राइवेट चीजें भी देखने को मिलेंगी और यहां पे आपको सरकारी चीजें भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। अब इसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्र में पहला क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है। खनन यानी जो खुदाई किया जाता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन जैसे मुर्गी पालिए, बकरी पालिए, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ये सारा चीज किस में आता है, तो ये पहला क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है गांव से, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम होते हैं वो गांव में किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया आता है, तो कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है, इनमें से सभी आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 में भारत की जनगणना 2011 में जनगणना के अनुसार जब यहां के लोगों का मतलब गिनती किया गया, तो उस समय भारत की आबादी कितनी थी 2011 में, तो बाबू कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। इसे आपको याद रखना है, कितना थी, 121 करोड़। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है। अब सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था बाबू क्या हुआ, जहां पे सब चीज सरकारी, जहां पे सब चीज सरकारी होगा वहां पे फायदा किसको होगा, सरकार को होगा, ठीक है ना, जो वहां की सरकार है। फिर वो पैसे को क्या करेगी, खाएगी नहीं, नहीं तो बवाल हो जाएगा, अगला साल चुनाव होगा पार्टी गिर जाएगा। उस सारा पैसा को फिर किस पे खर्च किया कर दिया जाता है, लोगों के कल्याण पे, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण, इसे आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे सामाजिक कल्याण देता है, कहीं कहीं पे लोक कल्याण देता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है भाई, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितना भी पैसा होता है ना, वो लोगों के कल्याण पे खर्च कर दिया जाता है, सामाजिक कल्याण पे। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रुटलैंड आयोग का संबंध है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रुटलैंड आयोग का संबंध किससे है। तो ब्रुटलैंड आयोग जो है बाबू आपको याद रखना है सतत विकास से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि ब्रुटलैंड आयोग का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है जो ब्रुटलैंड आयोग है इसका संबंध है सतत विकास से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। भाई पहला क्षेत्र में कौन कौन आता है, देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि इसमें से कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र बाबू ये द्वितीय क्षेत्र होता है, जो कृषि क्षेत्र होता है यही क्या होता है बाबू, आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र होता है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है से संबंधित है, तो जो कृषि क्षेत्र है बाबू ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो औद्योगिक क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है बाबू ये तृतीय क्षेत्र होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है बाबू, ये भी हम आपको पढ़ाए थे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, वही बोले थे कि अगर आप लोग भारत का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार का विकास करना चाहिए, ठीक है ना। अगर बिहार पीछे रह गया तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा, और बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो सबसे पहले आपको बिहार का विकास करना पड़ेगा। तो यह कथन किसका है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है, द्वितीय जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है, तृतीय कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है तृतीय को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो योजना आयोग का बाबू गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को आपको याद रखना है योजना आयोग कब बना, ठीक है ना। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है, भारत के
प्रधानमंत्री। लेकिन इस योजना आयोग को भंग कर दिया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। और इसका नाम क्या कर दिया गया? तो आपको याद रखना है नीति आयोग। इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इसे आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और कब इसका स्थापना हुआ? तो 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपको याद रखना है पहला, जो पहला पंचवर्षीय योजना था ना 1951 से 1956 में चला था। ये भी बोले थे आप लोग, याद कर लीजिएगा। 1951 से 1956 में पहला पंचवर्षीय योजना चला था। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय कल कारखाना कुछ नहीं था, वह उस समय खेती बाड़ी ही सब चीज था। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि को मुख्य उद्देश्य दिया गया कि जो खेती बाड़ी है इसको बहुत ही आगे ले जाया जाए, क्योंकि इनकम का यही स्रोत है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो आपको याद रखना है पहली। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का बाबू कौन प्रकाशन करता है? मानव विकास रिपोर्ट तो आपको याद रखना है यूएनडीपी। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी जो होता है ये मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इसे आप लोग याद रखिए। अब मानव विकास रिपोर्ट बाबू किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जारी किया? तो आपको याद ना, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सारा चीज हम आपको पढ़ा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया? तो आपको याद ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी किया। और आपको याद ना कब? तो 22 अप्रैल 2002। आपको याद ना 22 अप्रैल 2002 को जारी किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग या कमिटी ने सतत विकास पोषिया की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो कौन सा बाबू आयोग है जिन्होंने सतत विकास दिया? सतत विकास का मतलब होता है कि संसाधनों को ऐसा उपयोग किया जाए ताकि अभी का भी काम चल जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बच जाए, तो होता है सतत विकास। तो सतत विकास बाबू किसने दिया था? सतत विकास का अवधारणा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है ब्रुटलैंड आयोग। कौन दिया था बाबू? तो ब्रुटलैंड कमेटी या ब्रुटलैंड आयोग दिया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जारी किया। कब किया? तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल 2002। आपको डेट याद रखना है, मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 22 अप्रैल 2002 को। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? देखिए सारा चीज हम आपको पढ़ाएं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए कैलोरी मापदंड किसने बनाया था? जिसमें बोला गया कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको 2400 कैलोरी का भोजन करना है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको कितना कैलोरी का भोजन करना है? 2100 कैलोरी का आपको भोजन करना है। आपको कितना करना है? 2100 कैलोरी का आपको यहां पे भोजन करना है। आपको 2100 कैलोरी का भोजन करना। अगर आप शहर में हैं तो 2400 कैलोरी, गांव में है तो 2400 कैलोरी, शहर में है तो 2100 कैलोरी का भोजन करना है। ये कैलोरी मापदंड किसने दिए बनाया था बाबू? तो आपको याद नहीं, योजना आयोग। ये सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महानुवोलिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो प्रोफेसर पीसी महानुवोलिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा, गलती से इसमें लिखा गया है, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर पीसी महानुवोलिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र में शामिल है? खनन का मतलब खुदाई करना। तो खुदाई करना बाबू किस में होता है? कहां पे खुदाई होता है? ज्यादातर गांव में ही होता है, या मतलब बिराना इलाके में होता है। आपको याद ना, जहां पे कोई नहीं है, मतलब गांव देहात टाइप में। तो खनन किस क्षेत्र में शामिल है? तो आपको याद रखना है, जो खनन है ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पहला क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र देखिए, कृषि क्षेत्र दिया है, औद्योगिक दिया है, सेवा दिया है। तो आपको टिक करना है कृषि क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि खनन किस क्षेत्र में, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो जो खनन है ये कृषि क्षेत्र में शामिल है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख है? अब कौन सी
सी क्रिया है बाबू जो ग्रामीण यानी गांव में होता है? तो गांव में प्राथमिक क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्षेत्र वाला काम होता है कि द्वितीय क्षेत्र वाला काम होता है कि तृतीय क्षेत्र वाला काम होता है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया जो होता है बाबू ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, गांव में? तो आपको याद रखना है प्राथमिक। जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसका जितना भी काम है, जैसे खेती बाड़ी हो गया गांव में होगा, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब गांव में होता है, खनन हो गया, ये सब गांव में होता है, वन जंगल लगाना, ये सब गांव में होता है। इसे आप लोग याद रखना, ये प्राथमिक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो हम आपसे बोले थे ना, पहली पंचवर्षीय योजना याद रख लीजिएगा, 11वीं याद रख लीजिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था आपको याद रखना है 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है ना। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपको याद रखना है 2007 से 2012 तक चला था। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली का जो उत्पादन होता है ये कंपनी में होता है, ठीक है ना। इसके बड़े बड़े कंपनी है जो गैस और बिजली का क्या करते हैं बाबू, मतलब गैस तो आता है खरीद के, उसके रिफाइन करके बेचते हैं, और बहुत सारी कंपनी है जो बिजली बना के लोगों को बांटती है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में आता है, तो ये कंपनी है, ठीक है। और कंपनी बाबू किस में आता है? औद्योगिक क्षेत्र को किस में आता है? औद्योगिक क्षेत्र माने कल कारखाना। तो कंपनी बाबू किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो आपको याद रखना है ये द्वितीय क्षेत्र में होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च होता है क्या कहलाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन जो है वो उच्च होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समावेशी विकास। यानी सभी लोगों का जिसमें विकास हो, गरीब से गरीब लोगों का और अमीर से अमीर लोगों का, सारा लोग का अगर विकास होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट बाबू किसने तैयार किया था? तो पहली बार योजना आयोग ने बनाया था। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उस समय योजना आयोग ही था देश में, सबसे पहले योजना आयोग ही बना था, तो यही तैयार किया था। और उसके बाद उसके बाद एक और संस्था बनाया गया, यूएनडीपी। तो आज कौन जारी करता है? तो आज यूएनडीपी जारी करता है। लेकिन सबसे पहला जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था वो योजना आयोग के द्वारा किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में, यानी अब भी मतलब प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा पैसे आता है कि द्वितीय से आता है कि तृतीय से आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो भी अपने देश में लोग पैसे कमा रहे हैं, किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं? तो अपने देश में बाबू सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से लोग पैसे कमाते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में, जिसमें आता है बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यवसाय हो गया, दुकान हो गया, ये सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, और देश में सबसे ज्यादा टैक्स भी किससे भरा जाता है? तृतीय क्षेत्र से भरा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा पैसे कहां से लोग कमाते हैं और टैक्स भरते हैं? या सरकार के पास जाता है तो तृतीय क्षेत्र से जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, इससे बहुत ही कम पैसा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य से हुआ था? अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था? तो जो मुख्यमंत्री होते हैं बाबू किसके सदस्य होते हैं? तो आपको याद है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? सदस्य कौन होते हैं? तो भारत के मुख्यमंत्री। जब भी योजना आयोग कोई भी योजना बनाता है तो राज्यों को भेजता है लागू करने के लिए, लेकिन राज्य जो है ना वो लागू, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो लागू नहीं करते, बोलते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। तो चेंज करने के लिए फिर क्या आता है? सिफारिश आता है। तो फिर ये सब काम कौन करता है बाबू? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जब भी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो भारत के मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री लोग होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। 2011 में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 2011 में बाबू जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? तो चीन एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब भारत पीछे कर दिया है, ठीक है। वो तो पुराना बात आपसे पूछ रहा है 2011 का। देखिए 2025 में क्वेश्चन आया, तो 2011 में आपसे पूछा जा रहा है, अभी से मतलब मान लीजिए 15 साल पीछे चले जाइए।
तो यहाँ पे 2011 में पूछ रहा है कि जनसंख्या से के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का बाबू कौन सा स्थान था, द्वितीय। उस समय में सबसे ज्यादा किस देश में लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग किस देश में थे, चीन में। चीन जो था ना बाबू, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग थे। और दूसरा नंबर पे था बाबू अपना देश भारत। अपना देश क्या है, भारत जो था ये दूसरे नंबर पे। लेकिन आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2025-26, ठीक है। तो 2025 में अब भारत क्या कर दिया है, चीन को पिछाड़ दिया है। अब भारत में क्या है बाबू, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आपसे पुराना, क्योंकि किताब आपका पुराना है तो पुराना वाला डेटा ही याद रखना है कि 2011 की में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का द्वितीय स्थान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, अब इसमें से आपको बताना है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि यानी जिससे पैसे का इनकम होता है, जहां भी आर्थिक आया ना समझ लीजिए कि वहां पे पैसा का आपसे बात पूछ रहा है। तो इसमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, यह आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो कृषि, खेतीबाड़ी पैसे के लिए होता है। संचार जो भी है, समाचार जैसे एयरटेल, जियो, न्यूज चैनल जितना है वो सारा चीज पैसे के लिए होता है। परिवहन जैसे रेल चल रहा है, बस चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, ये परिवहन है, तो इससे भी पैसे आते हैं। संचार से भी पैसे आते हैं, कृषि से भी आते हैं। तो ये सब आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कौन आर्थिक क्रिया की आर्थिक गतिविधि के अंदर नहीं है, तो आपको याद रखना है गरीबी। गरीबी से पैसा आता है नहीं, इससे पैसा नहीं आएगा। तो ये आर्थिक क्रिया से संबंधित नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है। आर्थिक का मतलब जहां से हम लोग पैसे कमाएं, तो कृषि से आता है आपका, आपको याद रखना है, संचार से आता है, परिवहन से आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम आपको पढ़ा रहे थे कि इसमें तीन गो चीज देखा जाता है कि आदमी का कितना पढ़ा लिखा है, उसके मतलब उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है ना, उसके पास घर है कि मकान है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब हम आपको बोले थे। तो शैक्षणिक स्तर यानी वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर किसी भी देश के लोगों का मानव विकास रिपोर्ट निकालना है, एचडीआई निकालना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है, तो उसको देखना पड़ता है कि वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी, उसकी तबीयत कैसे रह रही है, और वो कितना कमाता है। अगर तीनों सब बेहतर है तो क्या होगा, उस देश की जो नागरिक है उसकी जो मानव विकास रिपोर्ट है वो सबसे अच्छा होगा, और वह देश खुशहाल देश माना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मानव विकास रिपोर्ट जो है किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई देखी जाती है, कितना पढ़ा है, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बिहार के विकास में बाधा है। तो बिहार के विकास में बाबू सबसे बड़ा बाधा क्या है, तो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा है गरीबी। यहाँ के लोग गरीब हैं, अपना कल कारखाना नहीं लगा पाते। बेरोजगारी, यहाँ के लोगों के पास काम नहीं है। बाढ़, ठीक है ना, अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो बाढ़ आएगा उसको डुबा देगा, और साथ में आपका घर को भी दहवा देता है, ठीक है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, आपका गरीबी है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी क्या है बाबू, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा। एचडीआई का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से अच्छा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे श्रीलंका। जो श्रीलंका है ना बाबू, आपको याद नहीं, यहाँ के जो लोग हैं भारत से अच्छा पैसा कमाते हैं, खुशहाल हैं, ठीक है, और इनकी स्वास्थ्य स्थिति भी सही है भारत से। तो जब भी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है, तो श्रीलंका का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत कब स्वतंत्र हुआ बाबू। तो भारत आजाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947। ये डेट आपको याद ना, सभी बच्चे जानते हैं कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है भारत किसका उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। तो भारत बाबू किसका गुलाम था, तो जो भारत था ये ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का गुलाम था, इसे आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप लोग जो नोट्स है ना आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ताकि ये सब क्वेश्चन आपको लिखना ना पड़े, बस प्रिंट करवाइए, याद कर लीजिए। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, यानी दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाओ और लड़ते रहेंगे और आप राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने अपनाया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। आजादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आजादी से पहले बाबू भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो उस समय ना कल था ना कारखाना था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय आपको याद रखना है कृषि प्रधान था, ठीक है ना, उस समय खेती बाड़ी होता था।
1947 से पहले ना कल था, ना कारखाना था, कुछ भी नहीं था। तो आजादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि प्रधानता, सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होता था, इसे आपको याद रखना है। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं, वे सारी काम जिनसे हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। बोले थे ना बाबू, आर्थिक क्रिया का परिभाषा याद रखिएगा कि वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, इनकम होती है, पैसा मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है? कौन बोले थे कि जो अर्थव्यवस्था है ये आजीविका यानी रोजगार अर्जन यानी रोजगार प्राप्त करने की एक प्रणाली है? तो आपको याद रखना है ब्राउन, ठीक है ना, ये ब्राउन बोले थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समाज के सारा आर्थिक क्रियाओं का योग, यानी ये भी पैसे, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या? पैसे कमाने वाली क्रियाओं का योग, यानी सारा लोग जो पैसे कमा रहे अलग अलग क्षेत्रों में, सारे लोगों को पैसे जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा बाबू? राष्ट्रीय आय कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। या उसे हम लोग अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही क्या होते हैं? सारे लोग पैसे कमाते हैं। तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं यानी जो जो लोग काम करके पैसे कमाते हैं वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र है? कहां कहां से लोग कमाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से कमाते हैं, द्वितीय क्षेत्र से कमाते हैं, तृतीय क्षेत्र से कमाते हैं। इसे आप लोग याद रखना, तीन गो क्षेत्र है, आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन, वन, ये सब किस में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग यानी कल कारखाना, विनिर्माण यानी घर और बनना, या इसे निर्माण भी खाली दे देता है। गैस और बिजली इत्यादि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सब किस में आता है? उद्योग धंधा, विनिर्माण, गैस और बिजली, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बैंक एवं बीमा, परिवहन, व्यापार, संचार, ठीक है ना, व्यवसाय, ये सब किस में आता है? तो बाबू ये तृतीय क्षेत्र में आता है, और इसी से सबसे ज्यादा पैसा इनकम होता है, इसे आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, इसे आप लोग याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो सेवा क्षेत्र को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आजादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक था? तो आजादी से पहले यानी देश आजाद होने से पहले ना कल था ना कारखाना था, सबसे ज्यादा लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, और उसी से लोग पैसे कमाते थे। तो आजादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक था? तो आजादी से पहले खाली खेती बाड़ी था, तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो अधिक था, खेती बाड़ी ज्यादा होता था, पशु वसु लोग ज्यादा रखते थे, कल कारखाना नहीं हुआ करता था। आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान घट गया? आजादी के बाद कंपनी लगने लगा, कल कारखाना लोग लगने लगे, ठीक है, संचार, बैंकिंग, ये व्यवसाय होने लगा। तो आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान घट गया? तो धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटते गया, लोग खेती बाड़ी छोड़ के अपना कल कारखाना बैठाने लगे, व्यापार करने लगे। आजादी के बाद तृतीय क्षेत्र का जो मतलब तृतीय क्षेत्र बढ़ने लगा और प्राथमिक क्षेत्र घटने लगा। बोल रहा है आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान घट गया? तो प्राथमिक क्षेत्र का घट गया। किसका बढ़ने लगा? तो तृतीय क्षेत्र का बढ़ने लगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में किसका योगदान अधिक है? अब भी बाबू जो समय चल रहा है इसमें किसका योगदान ज्यादा है? किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं? तो आपको याद है तृतीय क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या है बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सारा चीज आपको प्राइवेट देखने को मिलेगा, इसे आप लोग याद रखिए। चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो चीन और क्यूबा में बाबू कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी, यहां पे आपको सारा चीज सरकारी देखने को मिलेगा। अगला है, भारत
भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो बाबू भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आपको याद रखना है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां पे आपको प्राइवेट सरकारी दोनों देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बाबू बल किस पे दिया जाता है, लोक कल्याण या सामाजिक कल्याण पे दिया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। अब किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के संसाधन होते हैं वो किसी निजी व्यक्ति का होता है, प्राइवेट व्यक्ति का होता है, तो ये होता है बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगर कंपनी कोई निजी व्यक्ति बैठा है, मतलब आपने बैठाया है, तो उसका इनकम भी, उस पर अधिकार भी किसका होगा, आपका होगा। ये किस में होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला यहां पे है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। अब बताना है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के संसाधनों पे सरकार का हक होता है, तो जहां पे सरकारी अर्थव्यवस्था होती है, यानी जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वहां पे सारा चीज सरकारी होता है, तो अधिकार भी किसका होगा, सरकार का ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के संसाधनों पे सरकार का अधिकार होता है, तो आपको याद रखना है वो हो जाता है समाजवादी। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के बाबू अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो भारत के बाबू पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का नया नाम क्या है, आपको पता है योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग कब बना, योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग किया गया, कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, आप बोले थे आपको याद करने के लिए 1951 से 1956। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, कब से कब चला था, तो 2007 से 2012। ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, आपको याद रखना है पदेन सदस्य कौन होते हैं, भारत के मुख्यमंत्री, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को अधिकार दिए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यानी वस्तु से वस्तु खरीदते हैं और वस्तु से वस्तु बेचते हैं, तो इसमें किसका विनिमय होता है, किसका खरीद बेच होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु लोग खरीदते हैं और वस्तु से वस्तु लोग बेचते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे आइसक्रीम खरीदना है तो गेहूं ले जाके देंगे वो हमें आइसक्रीम दे देगा, चावल ले जाके देंगे वो हमें आइसक्रीम दे देगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको याद रखना है वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, तो मौद्रिक विनिमय यानी पैसे से कोई भी चीज खरीदिए तो मुद्रा से वस्तु को खरीदा जाता है और मुद्रा से वस्तु को बेचा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी पैसे से कोई भी चीज आप खरीदिए और पैसे के लिए कोई भी चीज बेचिए, तो मुद्रा से वस्तु को इसमें बेचा जाता है और खरीदा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो एटीएम बाबू का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये इंग्लिश में हुआ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में क्या होता है, स्वचालित टेलर मशीन। ये आप लोग हिंदी में याद रखिएगा स्वचालित टेलर मशीन, और इंग्लिश में क्या होता है बाबू आपको याद रखना है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन देखिए एटीएम सेवाएं देती हैं, एटीएम भाई कितना घंटा अपना सेवा सर्विस देता है, तो एटीएम पे जाइएगा ना वहां पे कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो 24 घंटा जरूर लिखा रहता है, यानी ये अपनी सेवाएं जो है 24 घंटा देता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। और एटीएम में 24 घंटे आप पैसे जमा कर सकते हैं, 24 घंटे आप पैसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, भाई राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। जो सीएसओ होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये क्या करता है बाबू, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया, भाई राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने निकाला था, पढ़ाए थे ना, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कब किए, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कब किए थे, तो 1868 में किए थे, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ, तो गौतम बुद्ध को बाबू ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ, बिहार, बिहार में एक जगह है बोध गया, वहां पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पे हुआ, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनका जन्म हुआ था बिहार सिवान में, ये आप लोग याद रखिए, सिवान के जीरादेई में, ये
आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है भाई, यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण, ये आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो नारा इन्होंने ही दिया था, किन्होंने, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए और इसका नेतृत्व भी किए। इसीलिए बिहार का पटना एयरपोर्ट पे जाइएगा तो वहां पे देखिएगा लिखा रहेगा जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिखारी ठाकुर का जन्म कहां पे हुआ, ये सारा चीज हम आपको पढ़ाएं, भिखारी ठाकुर का भी जन्म बिहार में ही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना कैलोरी प्रति व्यक्ति जरूरत पड़ती है, यानी जो कैलोरी मापदंड योजना आयोग ने बनाया था, तो जो ग्रामीण में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उसको कितना कैलोरी का भोजन करना चाहिए, तो आपको याद रखना है 2400 कैलोरी का भोजन चाहिए। और जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र के लिए कितना कैलोरी प्रति व्यक्ति जरूरत पड़ती है, तो शहर के लिए आपको याद रखना है 2100 कैलोरी भोजन की जरूरत पड़ती है, ये आपको याद रखना है। झारखंड बिहार से कब विभाजन हुआ, तो 15 नवंबर 2000, ये आपको याद रखना है, बिहार झारखंड से अलग हो गया, ये आप लोग याद रखिएगा। किसने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसने कहा कि जो गरीबी है ये कैंसर रोग की तरह होता है, तो गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा था, अर्थशास्त्री कुंज नेठ ने कहा था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनरेगा या नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को साल में कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, तो आपको पता है ना, नरेगा में केवल ग्रामीण गांव के लोगों को काम दिया जाता है, शहर के लोगों को नहीं। कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। नरेगा में बाबू किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो नरेगा में मौ जोड़ा गया है, मौ से क्या होता है, महात्मा गांधी, और मौ जोड़ के इसका नाम क्या हो गया है अब, तो अब इसका नाम हो गया है मनरेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है, नरेगा में किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी जी का। नरेगा या मनरेगा किसे रोजगार देता है, तो जो मनरेगा है, नरेगा है, वो बाबू किसको रोजगार देता है, तो ग्रामीण लोगों को, यानी जो गांव में लोग रहते हैं, देहात में लोग रहते हैं, उसको काम देता है। मनरेगा योजना के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा है, तो मनरेगा में बाबू किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, अब इसमें मौ जोड़ा गया है। मौ का मतलब महात्मा गांधी, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली योजना कौन सी है, वो कौन सी योजना है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, तो आपको याद रखना है यहां पे नरेगा, नरेगा या मनरेगा आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ा रोजगार देने वाली योजना है। नरेगा सफल क्यों नहीं है, तो नरेगा बाबू सफल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना काम होता है ना धाम होता है, कागज पे लिखा जाता है इतना लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं, उसका पैसा भी आता है तो ऊपर लोग खा जाते हैं, यानी बिचौलियों के कारण आपको याद रखना है जो नरेगा है ये सफल नहीं हो पाया है। टोटल बाबू इसमें 95 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए, ये बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर है और इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो अगर ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसी में से सारा क्वेश्चन आएगा। आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, इसका टेस्ट लगा दीजिए, और जो भी बच्चे कोर्स खरीदे हैं इसके चैप्टर का भी पीडीएफ और इसका ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ आज रात में डल जाएगा, ठीक है ना। और कल सुबह तक आप लोग उसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, डाउनलोड मत करिएगा, डाउनलोड करिएगा तो फोन में ही मतलब एप्लीकेशन में ही रह जाएगा, एप्लीकेशन में जाके एक्सपोर्ट करिएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा, आपके फोन में आ जाएगा, फिर जाके उसे व्हाट्सएप पे भेज के जीरोक्स आप लोग निकलवा लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, और जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, उससे पहले आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करिए, जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे, स्कूल के हैं, कोचिंग के हैं, रिश्तेदारी के हैं, जो भी हैं उनके पास आप लोग वीडियो जरूर भेजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।